हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन के इस सीरीज में आज का जो हमारा सेट रहेगा वो है 24 दिसंबर 2021। इसको यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमको साइंस में 30 क्वेश्चन करने होते हैं, 61 to 90। ये 30 क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसके पीछे हमने 2 सेट कर लिया है जो कि मैं आपको करवा चुकी हूँ, उसको आप देख सकते हैं। और आज का ये है हमारा सेट 3rd, जहाँ पे हम 24 दिसंबर 2021 का पेपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज पुट 1 by 1 in 3 लिक्विड P, Q and R having different density. Consider the following statement and arrange the liquid in ascending order of density. यहाँ पे हमको लिक्विड को उसके डेंसिटी के असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में क्या करना है, अरेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए, इन लिक्विड P ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड। In liquid Q, object float with 1/4 part of its volume inside the liquid, and C is in liquid R, object floats with half of its volume inside the liquid। चलिए, आप इसको जो है हिंदी में भी देख लीजिए। जो मतलब विभिन्न घनत्व के 3 द्रव PQR में कोई वस्तु एक एक करके डाली गई है। तो देखिए, चलिए यहाँ पे समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है। यहाँ पे क्या है, देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरह से अलग अलग लिक्विड जो है लिए गए हैं। इस तरह से यहाँ तक, यहाँ में जो है इसमें पानी जो है भरा हुआ है। तो अब बात कर रही है कि द्रव P, मान लीजिए ये हमारा P है, ये Q है, ये R है, इस तरह से। अब बोला जा रहा है यहाँ पे द्रव P में वस्तु पूर्णतया डूब जाती है, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पूरी तरह से डूब जाता है। इस तरह से जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे डूब गया। द्रव B यानी लिक्विड B में यानी Q में क्या हो रहा है, वो अपने आयतन का 1/4 यानी जो ऑब्जेक्ट है वो 1/4 यानी बस इतना ही जो है डूबी हुई है। लेकिन अगर बात करें लिक्विड R की, तो यहाँ पे जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, वो अपने आयतन का हाफ भाग द्रव के सतह के नीचे है और हाफ भाग ऊपर। यानी हम अगर फिगर बनाना चाहें तो इस तरह से, यानी देखिए यहाँ पे हाफ पार्ट नीचे, हाफ पार्ट ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर देखिए मैं आपको समझाने के लिए केवल अगर डेंसिटी को एक पावर की तरह मान लूँ, मतलब आप मान लीजिए कि डेंसिटी क्या है, एक पावर है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो है एक व्यक्ति है, और ये जो है मतलब लिक्विड जो है वो किसी का घर है। तो देखिए, अगर कोई आपके घर में घुस रहा है तो मतलब आपके पास जितनी ज़्यादा ताकत होगी, ताकत मीन्स डेंसिटी, पावर मीन्स डेंसिटी। मैंने बोला, मैं बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे पावर टर्म यूज कर रही हूँ कि अगर आपका पावर सबसे ज़्यादा होगा तो आपके घर में कोई घुस पाएगा? नहीं घुस पाएगा, क्योंकि आपकी शक्ति बहुत ज़्यादा है, आप उसको निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ ये ऑब्जेक्ट जो है, इसको मान लीजिए कोई एक पर्सन है, वो इसके घर में पूरी तरह से घुस गया, पूरी तरह से डूब गया, मतलब उसके घर में पूरी तरह से एंट्री कर गया। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है लिक्विड में पूरी तरह से डूब गया, यानी जो हमारी लिक्विड है उसकी डेंसिटी है वो क्या है, वो कम है, यानी इसका पावर क्या है, कम है। इसीलिए तो ये उसके घर में पूरी तरह से घुस गया। आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। अब देखिए, सेकेंड केस क्या है कि 1/4 यानी जो व्यक्ति है उसके घर में मान लीजिए जो है उसकी केवल एक रूम तक घुस पाया है। 1/4 ही तो गया है, यानी इसके रूम में केवल 1/4 भाग ही घुस पाया है, यानी इसका पावर जो है काफी ज्यादा है। इसीलिए इसके घर में ये केवल मतलब थोड़ा सा ही घुस पाया है, तब तक उसने उसको रोक दिया। यानी यहाँ पे जो हमारी लिक्विड है इसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे हमारी लिक्विड जो है वो उसके पास कोई पावर नहीं था, यानी इसकी डेंसिटी क्या थी, बहुत ही कम थी, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। अब अगर इस केस की बात करें, यहाँ पे ये इसके घर में, यानी इसीलिए मैंने सेम बनाया है कि इसके घर में ये क्या हुआ, इसने तो मतलब आधी एंट्री कर ली है, बस आधा बचा है। इसने बहुत कम ही एंट्री, यानी Q वाले केस में बहुत कम एंट्री की थी, यानी बहुत कम डूबा था। यानी यहाँ पे हमारी जो लिक्विड है उसकी पावर, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन R वाले केस में इसकी अपेक्षा क्या है, डेंसिटी कम है, लेकिन यहाँ तो डेंसिटी सबसे कम है। तो अगर बात की जाए, लिक्विड की डेंसिटी P में सबसे कम है, लिक्विड की डेंसिटी P में सबसे कम है, इसीलिए उसने ऑब्जेक्ट को जो है रोक नहीं पाया। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं R में इसकी डेंसिटी P की अपेक्षा कुछ तो है, मतलब इसीलिए तो उसके घर में वो पूरी तरह नहीं, केवल आधा घुस पाया। यानी P की डेंसिटी जो है
एक सेकेंड, जो P की डेंसिटी है वो कम है किसकी अपेक्षा, R की अपेक्षा। लेकिन अगर आप Q के केस में देखेंगे तो यहाँ पे वो उसके घर में केवल एक ही कदम रख पाया है, उसके अलावा तो वो बाहर ही है। तो क्या हुआ, यानी यहाँ पे जो हमारी लिक्विड है, देखिए हमने ये लिक्विड का अरेंजमेंट किया है। जो हमारी लिक्विड है वो किस तरह से है, P की सबसे कम, यानी ये जो लिक्विड P है उसका सबसे कम डेंसिटी है, R का उससे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन Q का सबसे ज़्यादा है। तो आई होप जो मैंने आपको डेंसिटी को पावर के टर्म में समझाया या फिर घर में एंट्री के टर्म में समझाया, ये आपको समझ में आया होगा। तो देखिए अगर आपके पास ज़्यादा पावर है, पावर मीन्स डेंसिटी, यहाँ पावर मीन्स डेंसिटी होता नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए डेंसिटी को एक पावर मान रही हूँ कि मतलब अगर हमारे पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा डेंसिटी है, तो हमारे घर में कोई घुस नहीं पाएगा, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है वो लिक्विड में पूरी तरह से डूब नहीं पाएगा। यहाँ तक कि अगर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो वो उस पर फ्लोट करेगा, यानी उसके घर के बाहर ही है, उसमें डूबा हुआ नहीं है। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 बोल सकते हैं या 62। देखिए, द पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर विच कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो अगर मतलब हम जब यहाँ पे ह्यूमन ईयर की बात करते हैं तो कौन सा पार्ट है जो कि जो हमारा साउंड, मतलब जब हम कोई आवाज़ सुनते हैं तो साउंड हमारे ईयर में जाता है, तो कौन सा पार्ट है जो कि वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है। देखिए यहाँ पे कॉकलिया, स्टीरप, हैमर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं ईयर का स्ट्रक्चर कैसे होता है। कुछ एक रफली डायग्राम यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आप कुछ इस तरह से समझना चाहें यहाँ तो हम बोल सकते हैं कुछ इस तरह से जो है हमारे ईयर का स्ट्रक्चर होता है। एक बहुत ही रफली डायग्राम मैंने बनाया है, बस आप समझिए इसमें क्या क्या होता है। ये जो होता है ये पार्ट, इसको हम बोलते हैं ईयर कैनाल, और यहाँ पे ये आपको जो ये गोल सा दिख रहा है ये पार्ट, ये इसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम, ईयर ड्रम, या फिर इसी को बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ दिया है ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो ईयर ड्रम या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा ये जो पार्ट है ये है हैमर, ये है एनविल, और ये जो पार्ट है ये है स्टीरप। उसके बाद ये जो इस तरह से घुमा घुमा सा पार्ट है इसको हम बोलते हैं कॉकलिया, यह है हमारा कॉकलिया। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले साउंड, यह है हमारा आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। तो हमारा जो ईयर है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, आउटर, इनर, आउटर, मिडिल, इनर। तो यहाँ से जो है साउंड, यहाँ से साउंड क्या करता है हमारे ईयर में इंटर करता है, उसके बाद यहाँ आता है और यहाँ पे वाइब्रेशन होता है। हमारा जो साउंड है वो वाइब्रेट करके फिर मिडिल ईयर से होते हुए कहाँ पे जाता है, इनर ईयर में। और यहाँ पे ये जो कॉकलिया है, कॉकलिया क्या करता है, ये जो वाइब्रेशन है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज करने का काम करता है। तो अभी हम यहाँ पे इसका मतलब फंक्शन काफ़ी बड़ा है, पूरी तरह से मैं आपको नहीं बता रही हूँ, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट के वीडियो देखने पड़ेंगे। तो मैं जो है कॉन्सेप्ट का वीडियो धीरे धीरे एक एक करके प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो साउंड है वो प्रवेश करा हमारे एक्सटर्नल ईयर से, उसके बाद यहाँ पे वाइब्रेशन हुआ। ये जो पार्ट है सबके अलग अलग फंक्शन है, अभी हम पूरी तरह से डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। देखिए जो कॉकलिया है यही जो है वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज करने का काम करता है, बस इतना आप याद रखिए। और यहाँ पे वाइब्रेशन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कौन चेंज कर रहा है, कॉकलिया। इस वर्ड को आप जो है याद रख लेना। देखिए यहाँ पे हिंदी में भी इसको पढ़ लीजिए, मानव कर्ण यानी कान का ध्वनि कंपनों को विद्युत सिग्नलों में परिवर्तित करने वाला भाग क्या है, कर्णावर्त। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ फॉलोइंग फीचर हेल्प पोलर बियर इन एडेप्टेशन इन पोलर रीजन। यानी जो पोलर बियर होते हैं वो पोलर रीजन में यानी ध्रुवीय क्षेत्रों में रहते हैं, उसके लिए उनको एडाप्टेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बर्फ होते हैं, बहुत ठंड होती है। तो हमको बताना है कि कौन सा फीचर यानी उनके अंदर में क्या विशेषताएं होनी चाहिए कि वो पोलर रीजन में उन ध्रुवीय क्षेत्रों में एडाप्ट कर सकें अपने आप को, यानी वहाँ पे रहने के लिए अपने आप को सर्वाइवल बना सकें, वहाँ के मुताबिक अपने आप को
एडाप्टिव बना सकें। तो देखिए व्हाइट फर, लॉन्ग कर्व्ड सॉफ्ट क्लॉज या फिर वेब्ड फीट। ये जो वेब्ड फीट होता है ये तो मतलब जिसको हम जाल पात बोलते हैं, ये तो जब जो मतलब एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनमें ये पाया जाता है। तो वेब्ड फीट तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बर्फ पे रहने की बात हो रही है, यानी ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या है, बर्फ ही बर्फ है, तो वहां के मुताबिक बताना है। तो व्हाइट फर यानी व्हाइट फर उनमें होते हैं, यानी जो पोलर बियर होते हैं कैसे होते हैं, सफेद सफेद से होते हैं ना, मतलब बर्फ में छुपे रहते हैं, ऐसे बहुत से क्यूट क्यूट से होते हैं। तो जो इनमें व्हाइट फर होता है ये तो होता है, लेकिन क्यों होता है, इसका मेन फंक्शन क्या है। तो देखिए यहाँ पे इसका फंक्शन जानना आपको जरूरी है कि यहाँ पे क्यों होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनके त्वचा के नीचे मतलब वसा की परत होती है जो जिसकी वजह से मतलब वो इंसुलेशन का काम करता है। तो उसी तरह से व्हाइट फर जो होता है वो भी एयर का ट्रैप कर लेता है और वो इंसुलेशन का काम करता है, इस वजह से ताकि मतलब वो ठंड से बच सके, मेनली इस वजह से उनमें व्हाइट फर जो है पाया जाता है। अब ये लॉन्ग कर्व्ड सॉफ्ट क्लॉज क्यों पाए जाते हैं, यानी इसको अगर हम हिंदी में बोलें तो लंबे गोल तीखे पंजे, मतलब ये क्यों पाए जाते हैं। तो जो बर्फ होता है वो फिसलता है, तो ऐसे तो वो फिसलते रहेंगे, तो उनमें मतलब कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से वो अपने आप को वहां पे सरवाइव कर सके। इस वजह से वहां पे क्या होता है, कर्व्ड शार्प क्लॉज होता है उनमें। तो ये दोनों जो है आप याद रखना। और यहाँ पे एक और जो मैंने आपको बताया कि इनमें क्या होता है, इंसुलेशन के लिए इनके स्किन के नीचे लिपिड का लेयर होता है, ये भी जो है उनको अडॉप्ट करने में हेल्प करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एंड बी, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए हिंदी में जो है पढ़ लीजिए, व्हाइट फर मीन्स श्वेत लोम चर्म और वेब्ड फीट मीन्स जालपात। तो इसको जो है आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64, आइडेंटिफाई व्हिच आर द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेज। अब यहाँ पे जो चेंजेज होते हैं वो एक केमिकल चेंजेज एक फिजिकल चेंजेज, दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आपको केमिकल चेंजेज फिजिकल चेंजेज पढ़ने हैं तो आपको दो बातें याद रखनी है कि जो हमारा फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंजेज अगर हम बात करते हैं फिजिकल केमिकल, केमिकल यानी जब कहीं पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा, क्या वो हमको दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता, फिजिकल तो दिखाई दे जाता है। तो देखिए चलिए ये देखने के हिसाब से छोड़िए, आप बस इतना याद रखिए जो फिजिकल चेंजेज होते हैं वो क्या होते हैं, जिनमें कुछ नया प्रोडक्ट नहीं बनता, न्यू प्रोडक्ट नॉट फॉर्म, यानी यहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता लेकिन केमिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट बनता है। बस यही एक लाइन याद रखिए, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व। जो केमिकल चेंजेज होते हैं वहां पे न्यू प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन फिजिकल चेंजेज में कोई भी न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता। अब आपको यही देखना है कहाँ पे केमिकल चेंजेज हो रहे हैं कहाँ नहीं हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे है टार्निशिंग ऑफ अ सिल्वर कप, यानी जो सिल्वर कप होता है, जो चांदी के मतलब बर्तन बोल सकते हैं, बर्तन या कुछ भी मटेरियल, वो क्या होते हैं, टार्निश हो जाते हैं, उनमें जंग लग जाता है, वो ब्लैक ब्लैक से हो जाते हैं, यानी वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे उनका कोरोजन हो जाता है, जो कि एक केमिकल प्रोसेस है। तो यहाँ पे मतलब आप सोचेंगे कि हमको कैसे पता चले कि केमिकल है। तो देखिए ये जो सिल्वर होता है यानी एजी जो होता है, जब यहाँ पे इसको नमी मिलती है और ऑक्सीजन, तो उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन होता है और फिर वहाँ पे मतलब वो ब्लैकिश में चेंज होता है। तो ये सब रिएक्शन है, तो क्या वो रिएक्शन हमको दिख थोड़े ना रहे हैं, यानी वो जो है क्या है, वहाँ पे उसमें जो कोरोजन हो गया वो केमिकल चेंज है। तो क्या हो जाएगा, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर कप क्या है हमारा, केमिकल चेंज। अब नेक्स्ट है सब्लिमेशन ऑफ नेप्थलीन बॉल्स। जो नेप्थलीन बॉल्स होता है जब उसका सब्लिमेशन किया जाता है तो यहाँ पे कोई भी न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है, तो ये हमारा हो जाएगा फिजिकल चेंज। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है वो कैसा होता है, केमिकल या फिजिकल। तो यहाँ पे वो अपने आयंस में टूट जाते हैं, यानी यहाँ पे आयंस फॉर्मेशन हो जाते हैं, तो ये जो होता है हमारा केमिकल चेंज। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, जब स्टीम जो है कंडेंसेट होता है, तो स्टीम क्या है, मतलब जब हम पानी को गर्म करते हैं भाप बनता है, और भाप जो है कंडेंस हो जाता है फिर से पानी बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से पानी फिर से भाप, यानी वो तो फिजिकल चेंज हो गया, कुछ नया थोड़े ना बना। तो ये भी क्या होगा, ये केमिकल चेंज नहीं होगा। ड्रॉइंग ऑफ वायर ऑफ एल्यूमिनियम, यानी एक एल्यूमिनियम का तार जो है आप उसको खींचे जा रहे हैं, तो उसको आप खींचे जा रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नया बना नहीं बना।
इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आप पेपर को 2 टुकड़ों में बांट दीजिए, क्या कुछ नया बना? नहीं बना, पेपर ही था, पेपर ही है। और इसी तरह से वुड है यानी लकड़ी है, उसको आप काट डालिए, चाहे जितने टुकड़े कर डालिए, क्या कुछ नया बना? नहीं बना। ये भी क्या है? फिजिकल चेंज है। अगर हम उसी लकड़ी को जला देते हैं तो लकड़ी या कागज दोनों को ही अगर हम जला देते हैं तो राख बन जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ? अब यहाँ पे केमिकल चेंज हो गया। तो बस यही देखना नया बना या नहीं बना, उस हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए एंड सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ये तो मतलब हिंदी में आप पढ़ लेना इसको, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट हमारा मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस लीड टू हैवी लॉस ऑफ मिनरल्स। यानी बोला जा रहा जो मिनरल होते हैं वो हमारे वाटर के बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, लेकिन जब हम वाटर प्योरिफिकेशन करते हैं तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो उसके दौरान जो है मिनरल्स काफ़ी मात्रा में लॉस हो जाते हैं। वैसे तो हमारे वाटर में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, लेकिन जब हम वाटर को प्योरीफाई करते हैं तो उसमें क्या होते हैं? माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह। तो जब हम उसको प्योरीफाई करते हैं तो उसके साथ में बैक्टीरिया वगैरह छन जाते हैं, लेकिन उनके साथ साथ ही हमारा जो मिनरल है वो भी वहाँ से छन जाता है। तो बोला जा रहा है कि कौन सा प्रोसेस यहाँ पे होता है? बॉइलिंग, फिल्टरिंग, रिवर्स ऑस्मोसिस या फिर फिल्टरिंग एंड बॉइलिंग। तो यहाँ पे क्या होता है? याद रखना है रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए आप लोग बोलते हैं ना आरओ, मतलब हम आरओ का पानी पी रहे हैं, तो आरओ क्या है? आरओ मीन्स रिवर्स ऑस्मोसिस, जहाँ पे पानी को प्योरीफाई किया जा रहा है। किस बेस पे? रिवर्स ऑस्मोसिस के बेस पे। उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ का पानी। देखिए इसको हिंदी में भी पढ़ लीजिए। हिंदी तो अजीब होता है, इंग्लिश में ज़्यादा ठीक रहता है। उत्क्रमित प्रासरण, छानना, उबालना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली ट्रू ऑफ नॉन मेटल्स। यहाँ पे हमको बताना है जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उनके टर्म में जनरली क्या ट्रू है, मतलब कौन सा यहाँ पे जो ये चीज़ें लिखी हुई हैं क्या ट्रू है उसके बेस पे। दे डोंट रिएक्ट विथ वाटर, दे डोंट रिएक्ट विथ एयर, दे रिएक्ट एक्टिवली विथ एसिड, दे मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या याद रखना है? नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो करेक्टरिस्टिक्स में हम क्या बोल सकते हैं? जो हमारी नॉन मेटल्स होती हैं जब उनको रिंग किया जाता है तो यहाँ से कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, जबकि जो हमारे मेटल होते हैं अगर हम उनको रिंग करते हैं तो मतलब उसको स्ट्रक करते हैं किसी चीज़ से तो वो वहाँ पे मतलब आवाज़ निकलती है, यानी वहाँ पे रिंगिंग साउंड होती है, लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से हम पढ़ते हैं कि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो लस्टर्स नहीं होते हैं, यानी चमकदार नहीं होते हैं। इस तरह से बहुत सारे मतलब इसके फीचर होते हैं। और यहाँ पे देखिए दे रिएक्ट एक्टिवली विथ एसिड। यहाँ पे बोला जा रहा है जो नॉन मेटल है वो एसिड के साथ में एक्टिवली रिएक्ट करते हैं नहीं। याद रखना जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। ये जो है मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे सल्फर है वो रिएक्ट कर सकता है HNO3 या फिर H2SO4 के साथ में, लेकिन ये डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। तो बोला जा रहा है दे रिएक्ट एक्टिवली विथ एसिड, तो इनसे ये रिएक्ट तो करते हैं लेकिन यहाँ पे बहुत मात्रा में हीट चाहिए होती है, यानी ये इतनी एक्टिवली रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये भी जो है हमारा रॉन्ग हो जाएगा। दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये गलत है, ये वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। आप खुद ही देख लीजिए हमारे नॉन मेटल्स क्या क्या होते हैं, कार्बन, सल्फर, इस तरह से मतलब फ्लोरीन, ये सब क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। तो क्या ये सब जो है वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करते? करवा के देख लीजिए। हम कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? यहाँ पे हमारा CO2 बनता है, यानी रिएक्शन तो हो रहा है। जो हमारा सल्फर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, SO2 बनाता है, यानी रिएक्शन तो हो रहा है। तो यहाँ तो लिखा है कि एयर के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं, ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, यानी ये एयर के साथ में रिएक्शन करते हैं। दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स।
जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं? तो इसके पीछे एक ही रीजन होता है कि मतलब ये जो है वाटर के साथ में या वाटर स्ट्रीम के साथ में रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि जो फ्रेंड्स नॉन मेटल होते हैं वो वाटर से हाइड्रोजन गैस को रिड्यूज नहीं कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस को रिड्यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को जो है आप याद रख लेना, इस वजह से जो है ये वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था कि जनरली ट्रू ऑफ नॉन मेटल, तो हो जाएगा दे डोंट रिएक्ट विथ वाटर, यही हमारा सही है, यही हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। वो एयर के साथ में रिएक्शन करते हैं, एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं, कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है जब हम उसको स्टक करते हैं, यानी उस पर हम मारते हैं किसी चीज से। हिंदी में पढ़िए एक बार। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, एडल्ट सिल्क मोथ हैज अ वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन ड्यूरिंग व्हिच दे, मतलब जो एडल्ट सिल्क मोथ होते हैं उनकी जो लाइफ स्पैन होती है यानी जो जीवन चक्र होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। तो इसके दौरान वे क्या करते हैं? फीड ऑन प्लांट सेप विथ पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, feed on mulberry leaves with biting and chewing type of mouth parts, feed on a nectar, don't feed as they don't have functional mouth part। तो यहाँ पे एडल्ट सिल्क की बात हो रही है, तो फ्रेंड्स याद रखना यहाँ पे they don't feed as they don't have functional mouth parts, यानी जब वो बूढ़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो उनका जो माउथ पार्ट्स होता है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है, जिसके वजह से वो फीड नहीं कर सकते हैं। फीड मीन्स क्या होता है? खाना, मतलब वो खा नहीं सकते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखना। और देखिए इसको जो है आप हिंदी में भी पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से, आगे पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68, इन अ बैलेंस्ड डाइट विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट प्रोवाइड मोस्ट एनर्जी, यानी जो बैलेंस डाइट है जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये सब जो है ऐड करते हैं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है विच आर द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट प्रोवाइड मोस्ट एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको कहाँ से मिल रहा है ये हमको देखना है। तो यहाँ पे है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड फाइबर, विटामिन एंड प्रोटीन्स। तो देखिए फ्रेंड्स जो हमारे फैट होते हैं, सबसे पहले कार्ब की बात कर लीजिए, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये होते हैं हमारे 20 to 30%। और अगर आप बात करें यहाँ पे फैट की, तो फैट कितने होते हैं? 10 to 15%। और जो यहाँ पे हमारे सॉरी उल्टा हो गया, जो कार्ब होते हैं वो होते हैं 50 to 60%, और जो फैट होता है वो होता है 20 to 30%, और जो प्रोटीन होता है वो होता है 10 to 15%। तो इस तरह से होता है इनका कंपोजिशन। जो कार्ब होता है वो 50 to 60%, फैट 20 to 30%, प्रोटीन 10 to 15%। तो यहाँ पे क्या हो गया? सबसे ज़्यादा कहाँ पे कंस्टिट्यूएंट है, सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ से मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, यानी इस बेस पे हमारा जो है सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है। चलिए इसको हिंदी में भी एक बार पढ़िए। संतुलित आहार में कौन से घटक अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं? वसा और कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, ब्रोंकाइटिस ब्रीदिंग प्रॉब्लम, यानी जो ब्रोंकाइटिस होता है वो क्या है? हमारा ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। एंड वर्सनिंग ऑफ अस्थमा आर कॉज्ड बाय, यानी जो अस्थमा होता है जो कि एक ब्रीदिंग प्रॉब्लम है जहाँ पे हमको सांस लेने में दिक्कत होती है, वो किसके द्वारा होता है? उसका रीजन क्या होता है? वो किसके कारण होता है? स्मॉग, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर, डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इन रिवर, एसिड रेन। तो फ्रेंड्स आप सोचिए, अगर आप धुएं में चले जाइए, स्मॉग, तो वहाँ पे क्या होता है? आप सांस ले पाते हैं? नहीं, हमारा सांस फूलने लगता है, वही तो अस्थमा है। तो अस्थमा किसके वजह से होता है? स्मॉग की वजह से। तो इसको जो है आप याद रखना। देखिए हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ब्रोंकाइटिस सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा का वर्धन निम्नलिखित में से किस वजह से होता है? स्मॉग की वजह से, यानी धुएं की वजह से।
क्वेश्चन नंबर 70, रीड द फॉलोइंग गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द rumen एंड सीकम ऑफ ruminants हैव बैक्टीरिया दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। यानी जो रुमिनेंट्स होते हैं, रुमिनेंट्स क्या होते हैं, जैसे हमारे कैटल्स होते हैं, बफेलो, काऊ, ये सब, तो उनका जो र्यूमेन होता है, जो सीकम, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये जो है बिल्कुल ट्रू है। बैक्टीरिया ऑफ र्यूमेन फर्मेंट्स द फूड एंड रिलीजेस गैसेस विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन। यानी जो पशु होते हैं जब वो जुगाली करते हैं, इसी वजह से उनको रूमिनेंट भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जब वो जुगाली करते हैं तो वहाँ पे कौन सा गैस जो है प्रोड्यूस होता है, तो वो होता है मीथेन। यानी वो कौन सा गैस रिलीज करते हैं, मीथेन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है वो फूड को फर्मेंट्स कर देता है। तो याद रखना, जो र्यूमेन या सिकम होता है रूमिनेंट्स का, वहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं और ये बैक्टीरिया फूड को फर्मेंट्स कर देते हैं, जिसकी वजह से हाई कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन रिलीज होता है। तो क्या हो जाएगा? बोथ आर ट्रू एंड रीजन जो है मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये हो जाएगा हमारा ट्रू। ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए इसको हिंदी में भी पढ़िए। जुगाली करने वाले पशुओं के प्रथम आमाशय और उंडुक में जीवाणु होते हैं जो पाचन में सहायता करते हैं। प्रथम आमाशय के जीवाणु भोजन का किण्वन करते हैं, मीथेन की उच्च सांद्रता के साथ गैसें उत्सर्जित करते हैं। ए एंड आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 71, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो, चूज द करेक्ट पार्ट। डियर कैन लुक फॉर डेंजर इन ऑल डायरेक्शन। जो डियर होता है यानी जो हिरन होता है, वो अपने सभी दिशाओं में डेंजर यानी खतरे को देख सकता है। क्यों देख सकता है? इसका रीजन क्या दिया है? डियर हैव आईज ऑन द साइड्स ऑफ देयर हेड्स। यानी जो उसकी आईज होती है उसके हेड के दोनों साइड पे होती है। अब जैसे हम लोगों का आईज क्या है, हमारे बिल्कुल सामने होता है। मतलब अगर हम चाहें तो हम अपने पीछे नहीं देख सकते कि हमारे पीछे क्या हो रहा है। लेकिन जो डियर होता है उसकी आईज उसके हेड के दोनों साइड में होती हैं, जिस वजह से वो मतलब एक आंख से दो साइड, इधर से मतलब चारों दिशाओं में यानी ऑल डायरेक्शन में देख सकता है। तो क्या हो गया? बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हिंदी में भी पढ़िए एक बार। हिरन चारों तरफ खतरे को देख सकते हैं क्योंकि हिरन की आंखें उसके सिर के दोनों तरफ होती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग्स। यानी जो फ्रॉग्स की मेटामॉर्फोसिस होती है जिसको हम कायांतरण बोलते हैं, तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन्स इन्फ्लुएंस करता है इस प्रोसेस को, ये हमको बताना है। टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनालिन, थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरोन। तो याद रखना फ्रेंड्स, फ्रॉग के मेटामॉर्फोसिस में यानी कायांतरण में यहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन्स सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। हिंदी में पढ़िए। अच्छा, आपको ये मेटामॉर्फोसिस समझ में आया? यानी जो एक लार्वा होता है मेढक का, छोटा सा बच्चा होता है, जब वो बड़े फॉर्म में चेंज होता है यानी छोटू से बड़ू बनता है, तब उसे को हम बोलते हैं कायांतरण। काया मीन्स क्या होता है? शरीर। अंतरण मीन्स बदलाव, शरीर में बदलाव। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 73, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन अ सिंपल पेंडुलम विल लीड्स टू एन इंक्रीज इन इट्स टाइम पीरियड। यानी यहाँ पे हमको क्या बताना है कि सिंपल पेंडुलम कैसे, किस तरह से, मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड चेंज होगा। इंक्रीज द लेंथ, इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड, डिक्रीजिंग द मास ऑफ बॉब, इंक्रीजिंग द मास ऑफ बॉब। तो अब देखिए पेंडुलम हमारा क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है। मतलब ये इधर 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 इस तरह से ऑसिलेशन करता है। ये हमारा सिंपल पेंडुलम हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है, बोला जा रहा है कि इसका टाइम पीरियड कैसे इंक्रीज होगा। हम यहाँ पे मतलब इसमें से क्या चीज को इंक्रीज कर दें कि इसका जो है मतलब इंक्रीज या डिक्रीज कर दें कि इसका टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाए, ये हमको बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखना, सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है एक इसके टाइम पीरियड का, वो होता है यानी टाइम पीरियड इक्वल टू, टाइम पीरियड क्या होता है? आवर्तकाल। यानी टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट
L/G। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो 2 पाई होता है ये तो कांस्टेंट होता है, यानी 2 फिक्स है, पाई की वैल्यू फिक्स है, ये तो कांस्टेंट हो गया, इसको छोड़ दो। अब यहाँ पे बचा L और G। G क्या होता है, मतलब एक अगर G हमारा जो है ग्रेविटेशन अगर उसको सेम रख दिया जाए तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, मतलब ये टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा, L पे। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L यानी लेंथ के। तो यहाँ पे अगर हम इसको बढ़ाएंगे, यानी अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी इंक्रीज होगा। अगर हम लेंथ को डिक्रीज करेंगे टाइम पीरियड भी डिक्रीज होगा। तो क्या हो जाएगा, अगर हमको टाइम पीरियड को इंक्रीज करना है तो हमको इसके लेंथ को भी क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा। देखिए इसको हिंदी में भी पढ़िए एक बार। सरल लोलक में कौन सा परिवर्तन लाने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। हम अगर उसकी लंबाई में वृद्धि कर देंगे तो यहाँ पे उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे व्हेन अ लाइट रेज इज इंसिडेंट नॉर्मल टू द सरफेस। यानी यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे कि एक प्लेन है, इस तरह से बोला जा रहा है, इस तरह से एक प्लेन है और हम बोल रहे हैं कि व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। देखिए ये इस तरह से कोई एक सरफेस है, प्लेन है, तो जब लाइट रेज आती है, मान लीजिए यहाँ पे एक सूर्य है, यहाँ से लाइट आती है, फिर वो इस तरह से मतलब जब सतह पे पड़ती है इस तरह से रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो ये जो आई यानी आने वाली जो रे है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और फिर ये जो यहाँ से टकरा के वापस गई उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है रिफ्लेक्टेड रे के बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए यहाँ पे मैं और एक बात बताती हूँ आपको, ये जो इंसिडेंट रे होता है और ये जो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे होता है, जब इंसिडेंट रे होता है तो यहाँ पे हम एक नॉर्मल खींचते हैं, यानी इसको हम क्या नाम देते हैं, नॉर्मल। यानी नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री पे जो कुछ भी बना उसको हम बोलते हैं नॉर्मल, यानी परपेंडिकुलर। तो देखिए ये जो यहाँ पे इंसिडेंट रे आई और रिफ्रैक्ट हुई, इनके बीच में जो थीटा होता है यानी जो एंगल होता है वो क्या होता है, सेम होता है। यानी इंसिडेंट रे जो होती है और जो रिफ्रैक्टेड रे होती है दोनों का एंगल जो होता है थीटा क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है कि एक कोई प्लेन है, इस तरह से यहाँ पे कोई क्या है, एक प्लेन, कोई एक प्लेन है इस तरह से। तो बोला जा रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे व्हेन अ लाइट रेज इज इंसिडेंट नॉर्मल टू अ सरफेस। यानी जो मैंने आपको बताया जो कोई भी सरफेस है, यहाँ पे जब हम 90 डिग्री पे कोई लाइन खींचेंगे तो ये होता हमारा नॉर्मल, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो बोला जा रहा है कि अगर जो इंसिडेंट रे है, व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट नॉर्मल टू द सरफेस। यानी इंसिडेंट रे यही है, मतलब मान लीजिए सूर्य यहाँ पे होगा तो किरणें उसकी इस तरह से जो है आ रही, वैसे तो किरणें चारों दिशा में जाती हैं, उसको छोड़िए। जब अगर यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है तो मैंने आपको क्या बताया, मतलब सेम डिग्री होती है। तो यहाँ पर तो मतलब इंसिडेंट रे जो है और नॉर्मल इंसिडेंट रे जो है और रिफ्लेक्टेड रे क्या है, सेम सेम हो जाएगा। यानी जिस डायरेक्शन में आया है उसी डायरेक्शन में वापस में, यानी दोनों सेम सेम हो जाएंगे, क्योंकि अब तो वो उसके एकदम बिल्कुल क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अगर वो यहाँ होता तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ होता, अगर वो यहाँ होता तो यहाँ होता। यानी जैसे जैसे हम यहाँ पे एंगल कम करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे ये भी बढ़ता जाएगा। तो जब इसको हम सीधा कर देंगे तो वो भी इसके ऊपर आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि इस तरह से एक सरफेस है, इंसिडेंट रे अगर ऐसा है तो रिफ्रैक्टेड रे भी, इंसिडेंट रे ऐसा है तो रिफ्रैक्टेड रे भी इसी डायरेक्शन में होगा। अगर यहाँ होता तो यहाँ होता, यहाँ होता तो यहाँ होता, यहाँ होता यहाँ तो यहाँ है तो यहाँ, इस तरह से जो है आप इसको याद रखना, ऐसे इस तरह से। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो क्या बोलेंगे हम, व्हेन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इंसिडेंट की नॉर्मल कब होगी, जब ये परपेंडिकुलर उस पर होगी तब। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, पैरेलल, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। हिंदी में पढ़िए एक बार इसको। जब प्रकाश की कोई किरण किसी सतह पर लंबवत आपतित है तब परावर्तित किरण होगी सतह के लंबवत। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 75, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन।
अ बॉय ऑब्जर्व दैट स्ट्राइकर ऑफ कैरम बोर्ड इज मूविंग इजिली व्हेन हर सिस्टर स्प्रेड सम टैल्कम पाउडर ऑन अ कैरम बोर्ड। एक लड़का है और वो ये देख रहा है कि वो मतलब उसकी बहन जो है कैरम बोर्ड पे टैक्टम पाउडर जो है छिड़कती है। तो जब वहाँ पे वो टैक्टम पाउडर छिड़कती है कैरम बोर्ड पे, तो जो है वो ईजिली वहाँ पे उसका जो स्ट्राइकर है वो मूव करता है, ईजिली उसका स्ट्राइकर जो है मूव कर सकता है। तो यहाँ पे रीजन ये दे रहा है कि टैल्कम पाउडर इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन कैरम बोर्ड एंड स्ट्राइकर। तो देखिए मतलब बोला जा रहा है कि उसकी बहन कैरम बोर्ड पे एक पाउडर छिड़कती है जिसका नाम है टैल्कम पाउडर। तो बोला जा रहा है कि अब तो उसका स्ट्राइकर बहुत इजीली मूव कर रहा है, लेकिन रीजन दे रहा है कि क्योंकि टैल्कम पाउडर क्या करता है, उसका जो फ्रिक्शन है उसको इंक्रीज कर देता है। अगर फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन क्या करता है, हमारे मोशन को अपोज करता है, यानी हमको रोकने की कोशिश करता है। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो इजीली मूव कर रहा है, यानी वहां पे फ्रिक्शन क्या हो गया, कम हो गया। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होता तो वो मूव थोड़े ना कर पाता, उसको बहुत ताकत लगानी पड़ती मूव करने के लिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो टैल्कम पाउडर है वो इंक्रीज कर देता है फ्रिक्शन को। ये बात जो है गलत है, टैल्कम पाउडर फ्रिक्शन को डिक्रीज कर देता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए इज करेक्ट बट बी इज रॉन्ग, यानी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यानी यहाँ पे रीजन है ना, तो क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। हिंदी में पढ़िए एक बार, ठीक है। आगे देखिए, अ बॉय वॉज वॉकिंग ऑन द रोड व्हेन सडनली अ थंडर स्टॉर्म अकर्ड, व्हाट शुड ही डू टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग स्ट्रक बाय लाइटनिंग। चलिए हिंदी में पढ़ लीजिए। एक लड़का सड़क पर जा रहा था जब अचानक बादलों में गड़गड़ाहट हुई, उसे अपने आप को बिजली गिरने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। यानी सिंपली ये तो मतलब हमारे डेली लाइफ में भी बहुत यूजफुल है कि मतलब अगर बिजली कड़क रही है, बादल गड़गड़ा रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए, पेड़ के नीचे खड़ा होना चाहिए, चलते रहना चाहिए मन मस्त मगन होके, मतलब क्या फर्क पड़ता है ऐसा होके, या फिर समीप के किसी जलाशय में उतरना चाहिए, या फिर धरती पर उकड़ू बैठना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा खतरनाक कंडीशन क्या होती है जब बिजली चमकती है, जब हम पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं। यानी जब भी बिजली चमक रही हो तो हमको क्या लगता है कि हम पेड़ के नीचे चले जाते हैं, लेकिन ये सबसे वर्स्ट कंडीशन होता है। हमको कभी भी बिजली चमकने पे पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए, चलते रहना चाहिए। तो नहीं फ्रेंड्स, हमको चलते रहना नहीं चाहिए। यानी जब बिजली कड़क रही हो तो आप रुक जाइए जहाँ हैं, और रुक के करना क्या है, समीप के किसी जलाशय में उतरना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर आप पानी वाले किसी रीजन में हैं तो आपको जल्द से जल्द वहां से ड्राई प्लेस पे चले जाना चाहिए, यानी पानी के पास कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है, आप वहां पे नहीं जा सकते। तो यहाँ पे क्या हमको करना है, जब भी बिजली चमक रही हो धरती पर नीचे उकड़ू बैठना चाहिए। उकड़ू मीन्स आप जानते ही होंगे, उकड़ू कैसे बता सकती हूँ मैं, मतलब जब हम अपने पैरों को इस तरह से करके बैठते हैं, मतलब नीचे एकदम आप छोटे से बन जाइए, बोल सकते हैं कि अपना हाथ पैर सब एक में सिमट के जो है ऐसे बैठ जाइए। तो वही है, हमें मतलब धरती पर नीचे उकड़ू बैठ जाना चाहिए, पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए, चलते रहो मन मस्त मगन होके, बिल्कुल नहीं। समीप के किसी जलाशय में उतर जाइए, बिल्कुल नहीं। धरती पर जो है आराम से उकड़ू मुकड़ू करके बैठ जाइए, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो इसको जो है याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट कैन यू से अबाउट द लेंथ एंड पोल स्ट्रेंथ रिस्पेक्टिवली ऑफ अ मैग्नेट विच इज कट परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। यानी आप जो है क्या बोला जा रहा है कि एक मैग्नेट ले लीजिए, आपके पास एक मैग्नेट है और इसकी लंबाई जो है वो 2l है, मान लीजिए 2l है। अब बोला जा रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द लेंथ एंड पोल स्ट्रेंथ, यानी यहाँ पे हमको लेंथ और पोल स्ट्रेंथ के बारे में बताना है। ऑफ अ मैग्नेट विच इज कट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स हम बोल सकते हैं कुछ इस तरह से इसको जो है कट कर किया गया, इस तरह से हमने क्या किया, इसको कट कर दिया यहाँ से। अब क्या होगा,
ये जो इस तरह से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी जो 2l लेंथ थी वो ll हो जाएगी। 2l थी तो ll यानी l 2l हो गया ना। तो ये 2l थी, l और l हो गई। तो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लेंथ के बारे में बताइए। तो यहाँ पे इसकी लेंथ जो है 2l थी, अब l और l हो गई यानी चेंज हो गई। सॉरी, लेंथ इसकी क्या हो गई, हम बोल सकते हैं कि हाफ हो गई। लेंथ इसकी क्या हो गई, हाफ हो गई। लेकिन अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि पोल स्ट्रेंथ के बारे में बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो उसका पोल, जैसे यहाँ पे देखिए अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो हम देखते हैं कि जब हम किसी मैग्नेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें फिर से यहाँ पे पोल जनरेट हो जाता है इस तरह से, नॉर्थ साउथ। मतलब तो पोल तो क्या है, अनचेंज है, यानी कोई भी चेंजिंग नहीं है। लेकिन इसकी लंबाई जो 2l थी वो l और l हो गई, यानी लंबाई चेंज हो गई लेकिन पोल स्ट्रेंथ वही रह गया। फिर से नॉर्थ और साउथ यहाँ पे जनरेट हो गया। तो क्या हो जाएगा, लेंथ विल बी हाफ्ड, यानी लेंथ उसका हाफ हो जाएगा लेकिन पोल जो है वो अनचेंज रहेगा। अब अगर आप इसको इस तरह से भी देखना चाहें कि इस तरह से एक मैग्नेट है, इसकी लंबाई हम l मान लेते हैं l, तो अगर ये हाफ इस तरह से हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो पहले l थी, अब क्या हो जाएगी l/2 l/2। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, l/2 दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2l/2 2 कट जाएगा, फिर से l आ जाएगा। तो क्या हुआ, मतलब इसकी लेंथ हाफ हो गई लेकिन जो पोल है वो सेम रहेगा। हिंदी में भी पढ़िए फटाफट। किसी चुंबक की लंबाई उसके ध्रुव प्राबल्य के बारे में आप क्या कह सकते हैं, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ सर्कुलर रिंग विच इज यूनिफॉर्मली हीटेड। यानी एक सर्कुलर रिंग है और उसको क्या किया जा रहा है, उसको हीट किया जा रहा है। रिंग कुछ इस तरह से होगी, कुछ इस तरह से जो है एक रिंग है उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स बोला जा रहा है क्या होगा, इट्स एक्सटर्नल डायमीटर इंक्रीज इंटरनल डायमीटर डिक्रीज, एक्सटर्नल डायमीटर डिक्रीज इंटरनल डायमीटर इंक्रीज, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर इंक्रीज। तो देखिए जब ये जो मतलब कोई भी रिंग जो है, जब हम इसको यहाँ पे गर्म कर रहे हैं तो इसका दोनों पार्ट यानी एक्सटर्नल इंटरनल दोनों ही तरह से इसका डायमीटर बढ़ेगा ना, क्योंकि हम इसको यूनिफॉर्मली हीट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर इंक्रीज। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्सटर्नल ऐसे ही रहेगा, इंटरनल चेंज हो जाएगा, ऐसा क्या है, इसमें दोनों ही यहाँ पे चेंज होंगे। इस बात को जो है आप याद रखना, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर इंक्रीज। जब भी कोई मतलब चीज है, जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, वो एक्सपैंड करता है, यानी वो बढ़ता है, एक्सपैंड करता है, यानी हाँ फैलता है, ये बोल सकते हैं फैलता है। तो दोनों ही तरफ से ये फैलेगा इसका डायमीटर। हिंदी में भी पढ़िए एक बार। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 79, अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक हैज द लेंथ ब्रेथ and height of 10 centimeter, 5 centimeter, 3 centimeter respectively. This wooden block is placed on ground in 3 different ways. ठीक है, which of the following is correct statement about the pressure exerted by the block on the ground? चलिए समझते हैं इसको अच्छी तरह से। जगह तो ठीक है, 10 है, 5 है, 3 है और है LBH, 10 5 3 LBH। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स एक बार ऑप्शन पढ़ लीजिए। द मैक्सिमम प्रेशर इज एक्सर्टेड व्हेन द लेंथ एंड ब्रेथ फ्रॉम द बेस, व्हेन द ब्रेथ एंड हाइट फ्रॉम द बेस, लेंथ एंड हाइट फ्रॉम द बेस, या फिर सेम होगा। तो यहाँ पे हम इसका फिगर कुछ इस तरह से डिस्कस, LBH 10 5 3। चलिए समझते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक सरफेस। मान लीजिए हम इस पे यहाँ पे इसको रखेंगे अपने ब्लॉक को। हमारे पास
एक जो ब्लॉक है वहाँ पे क्या था क्वेश्चन हमारा, एल यानी हमने देखा लेंथ ब्रेथ हाइट कितना कितना है 10 5 3। तो इस तरह से जो है। अब यहाँ पे देखिए एक आपके पास कुछ इस तरह से, मान लीजिए इस तरह से आपके पास कोई सा एक क्या है ब्लॉक है जिसकी लेंथ है 10, ब्रेथ है 5, हाइट है 3। ये आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसको हम 3 तरह से रखते हैं, 3 डिफरेंट वेज। तो आप इसको किस किस तरह से रख सकते हैं? एक तो आप इस ब्लॉक को इस तरह से रख सकते हैं। एक कंडीशन है कि एक सेकेंड, इस तरह से रख सकते हैं, सेम साइज। देखो एक तो इस तरह से रख सकते हैं, एक आप इसको इस तरह से रख सकते हैं, एक कंडीशन ये भी हो सकती है जब आप इसको इस तरह से रख सकते हैं। मतलब ये 3 डिफरेंट वेज हो गए जब आपने यहाँ पे इस ब्लॉक को, यानी ये जो ब्लॉक था ए, इसका नाम रख लीजिए, इसको हमने एक बार इस तरह से रखा, ये ए ही है मतलब सेम है, पर इसको हम डिफरेंट डिफरेंट तरह से रख रहे हैं। हमको पूछा जा रहा है कि आप बताइए जो इस पे प्रेशर लग रहा, ये जो सरफेस है इस पे जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है, मतलब किस तरह से है, उसके बेस पे हमको बताना है कि प्रेशर कब ज़्यादा है कब कम है, ये सब। तो मान लीजिए यहाँ पे अभी इसका क्या है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिया था वो क्या था, मैक्सिमम प्रेशर इज एक्सर्टेड व्हेन द लेंथ एंड ब्रेथ फॉर्म द बेस। यानी जब ये लेंथ और ब्रेथ जो है फॉर्म कर रहे हैं तो बोला जा रहा है कि ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। तो यहाँ पे आप और एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, जो पी होता है, जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर एरिया, देखिए यहाँ पे ये कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे इसका एरिया बस इतना सा है अभी, लेकिन यहाँ पे इसका एरिया इतना सा है, तो क्या हुआ, एरिया यहाँ पे ज़्यादा है तो प्रेशर यहाँ पे कम होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो एरिया यहाँ पे एरिया कम, यानी ये जो हम फर्स्ट केस ले रहे हैं, चलिए इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड मानिए, तो यहाँ पे एरिया क्या है, फर्स्ट वाले केस में एरिया कम है। अगर एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा, अगर एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो अगर एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा। अब यहाँ पे एरिया ज़्यादा, यहाँ पे एरिया ज़्यादा तो प्रेशर, एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम सेकेंड केस में। और थर्ड केस में आप देखिए एरिया तो बहुत ही कम है, यानी एरिया बहुत कम है तो प्रेशर बहुत 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 ज़्यादा होगा। तो ये तीनों केस आपको समझ में आए होंगे। अब चलिए वहाँ हम देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारा। द मैक्सिमम प्रेशर इज एक्सर्टेड व्हेन द लेंथ एंड ब्रेथ, यानी जब हमने इस तरह से रखा तो मैक्सिमम प्रेशर लगा नहीं, मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पे लगेगा, जब एरिया बहुत ही कम होगा। तो ये हमारा जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक बार फिगर बना के बताती हूँ आपको। इस केस में लेंथ और ब्रेथ इस तरह से हमने देखा, और यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे ये फिगर कुछ इस तरह से, मतलब इसका कोना, मतलब इसके कोन पे रख के हम कर रहे हैं ब्रेथ एंड हाइट को लेके। तो अगर हम यहाँ पे ब्रेथ और हाइट को ले रहे हैं तो इसका एरिया बहुत कम है, यानी प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे एरिया सबसे ज़्यादा, प्रेशर सबसे कम। तो यहाँ पे मतलब हमको कंपेयर करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एरिया सबसे कम, प्रेशर सबसे ज़्यादा, तो मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पे हो रहा, इस वाले केस में हो रहा, यानी सेकेंड केस में हो रहा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए, इसको हिंदी में पढ़ लीजिए एक बार। मतलब इसको हम एक गुटका यानी ब्लॉक है जिसको हम 3 कंडीशन में, अलग अलग कंडीशन में यहाँ पे रख रहे हैं, वही हमको यहाँ पे बताना है कि किस केस में यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर लगेगा।
क्वेश्चन नंबर 80 है फ्रेंड्स, रिएक्शन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे हमको बताना है कौन सा रिएक्शन हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन नहीं होगा कहाँ पे। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं। मैग्नीशियम विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी जब हम मैग्नीशियम को HCl के साथ में रिएक्ट करते हैं क्या बनता है, MgCl2 प्लस H2, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन इवॉल्व होता है। कॉपर विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉपर क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो क्या कॉपर कभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा। जो नॉन मेटल होते हैं वो तनु अम्लों के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। सल्फर पाउडर विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो सल्फर पाउडर है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि ये भी तो नॉन मेटल है। फिर यहाँ पे एल्युमिनियम विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो एल्युमिनियम को करा लो, क्या हो जाएगा यहाँ पे एल्युमिनियम AlCl3 और H2 फॉर्म हो जाएगा, यानी यहाँ भी हाइड्रोजन इवॉल्व होगा। तो हम बोल सकते हैं कि A और D में यहाँ पे इवॉल्व होगा। और हमको यहाँ पे क्या बताना है, नॉट, यानी कौन सा कहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा, तो वो हो जाएगा हमारा B एंड C, जबकि A एंड D में होगा। देखिए आप नॉन मेटल और मेटल कैसे पहचान सकते हैं, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। तो आप पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे तो आपको एल्कली मेटल, एल्कली नॉन अर्थ मेटल जो मिलेगा वो दोनों ही मेटल होते हैं, बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, और लास्ट में जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से यहाँ बीच में सारे ट्रांजिशन एलिमेंट, और इधर जो है इधर जितने होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं और ये मेटल होते हैं। तो इस तरह से यहाँ जितने होते हैं मेटल, इधर नॉन मेटल, बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो नॉन मेटल है वो तो रिएक्शन करते नहीं हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा, B एंड C करेक्ट हो जाएगा। जबकि ये दोनों रिएक्शन करके मैंने आपको बता ही दिया, जब मेटल जो है एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनता है। हिंदी में पढ़िए एक बार। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पेडागोगी का क्वेश्चन, और आपको पता ही है पेडागोगी में कुछ भी फिक्स नहीं होता कि 4 लाइन रट लीजिए उसके बाद जो है आंसर कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग लगानी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं ये होना चाहिए, पर आपको तो वही मानना पड़ेगा जो आयोग ने माना हुआ है। तो क्या हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एंड आर रिगार्डिंग डाइवर्जेंट क्वेश्चन इन अ साइंस, यानी यहाँ पे हमको डाइवर्जेंट क्वेश्चन के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो देखिए डाइवर्जेंट क्वेश्चन कैसे होते हैं, जो कि ओपन माइंडेड होते हैं। एक होता है कन्वर्जेंट, यानी जहां पे आके सारी चीजें क्या हो जाएं, कन्वर्ज हो जाएं, इस तरह से, मतलब सभी आके यहाँ एक पॉइंट पे मिल जाएं, मतलब पूरी तरह से क्लोज्ड। लेकिन एक होता है हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग, जहां हम अलग अलग दिशाओं में सोच सकते हैं, ये है डाइवर्जेंट। दे प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग इन लर्नर, यानी जो डाइवर्जेंट क्वेश्चन होते हैं वो लर्नर में क्रिटिकल क्वेश्चन थिंकिंग को प्रमोट करते हैं। बिल्कुल सही। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि अलग अलग तरह से आप जैसे भी मर्जी वैसे सोच सकते हैं। दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन स्टूडेंट, यानी इससे हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसा है क्या, मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग से हम स्टूडेंट को क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल को डिफरेंस कर सकते हैं। बिल्कुल सही। दे आर वेरी ऑब्जेक्टिव इन नेचर, तो ये जो है रॉन्ग है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता, सब्जेक्टिव होगा, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, A एंड B करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है हमारा, इसको हिंदी में पढ़ लीजिए एक बार।
देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेबल एम ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑफ साइंस एक्सेप्ट, यानी यहाँ पे आप जो है हिंदी में पढ़िए, इसके अलावा निम्न सभी विज्ञान शिक्षण अधिगम के स्वीकार्य उद्देश्य हैं। वैज्ञानिक सोच विकसित करना, खुले विचारों को विकसित करना, अनुसंधान को बढ़ावा देना, ये तीनों सही हैं। पर मूल्य उदासीनता को प्रोत्साहित करना, यानी ये हम 3 दिन से कर रहे हैं सेट, तीनों में ये बार बार आ रहा है, मूल्य उदासीनता यानी वैल्यू न्यूट्रल। ये टर्म याद करना, जहां भी आता है वैल्यू न्यूट्रल मतलब ये क्या है, रॉन्ग है, वैल्यू न्यूट्रल नहीं होता। ये वैल्यू न्यूट्रल को हम प्रोत्साहित नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अ साइंस करिकुलम इज सेड टू बी हिस्टोरिकली वैलिड इफ इट, यानी एक जो साइंस का पाठ्यक्रम है उसको हम ऐतिहासिक रूप से वैध है कब कह सकते हैं? उन लोगों द्वारा विकसित किया गया हो जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव हो, या फिर शिक्षार्थियों को स्थानीय वैज्ञानिक मुद्दों और वैश्विक मुद्दों के बीच संबंध बनाने में मदद करता हो, या फिर शिक्षार्थियों को वह क्षमता प्रदान करें कि वे विज्ञान की अवधारणाओं के समय के साथ विकास की सराहना कर सकें। तो यहाँ पे ये हमारा सबसे राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि विज्ञान का एक पाठ्यक्रम ऐतिहासिक रूप से वैध है कब? यदि वह शिक्षार्थियों को वह क्षमता प्रदान करे जिससे कि विज्ञान की अवधारणाओं और समय के साथ विकास की सराहना कर सकें। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट साइंस, साइंस के बारे में क्या ट्रू नहीं है? साइंस डजंट प्रोवाइड अल्टीमेट ट्रूथ अबाउट द नेचर एंड इट्स फेनामेना, यानी जो साइंस है हमको नॉट ट्रू बताना है, ठीक है। जो साइंस है वो जो भी नेचर है उसके जो फिनोमेना है उसका एक अल्टीमेट ट्रूथ नहीं बताता। या फिर डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉलो अ लीनियर पाथ, लीनियर पाथ यानी साइंटिफिक नॉलेज का डेवलपमेंट लीनियर पाथ होता है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, यानी नॉट ट्रू है। ये होता है मल्टी डायमेंशनल पाथ, यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पाथ ये फॉलो करता है, तो ये लीनियर पाथ नहीं होगा। तो नॉट ट्रू पूछा है, तो नॉट ट्रू में हमारा ये जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। साइंटिफिक आइडियाज आर सब्जेक्टेड टू रिवीजन इन द लाइट ऑफ न्यू एविडेंसेस, साइंस इज नॉट कैपेबल ऑफ सॉल्विंग ऑल प्रॉब्लम ऑफ आवर नेचुरल एंड सोशल वर्ल्ड। तो यहाँ पे ये जो है फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा मोस्ट सूटेबल आंसर होगा कि ये जो है मल्टी डायमेंशनल होता है, लीनियर पाथ यहाँ पे नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफरेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट इनफरेंशियल नहीं है, यानी क्या बोल सकते हैं हम कि कौन से कथन ऐसे हैं जिससे निष्कर्ष जो कि निष्कर्ष आधारित नहीं है। ऑब्जेक्ट्स रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट टेंड टू फॉल टू द ग्राउंड, यानी जो ऑब्जेक्ट रिलीज किए जाते हैं किसी भी ऊंचाई से वो ग्राउंड पे गिरते हैं। फ्लूइड exert force of friction on object in motion through them. Every individual possesses 2 alleles and only 1 allele is passed on the offspring. Object tends to fall to the ground because of gravity. हिंदी में पढ़िए, कौन सा कथन निष्कर्ष आधारित नहीं है, यानी किससे हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी वस्तु गुरुत्वाकर्षण के कारण धरती पे गिरती है, सही है। प्रत्येक व्यक्ति में 2 विकल्पी युग होते हैं, एक विकल्पी युग संतति को दिया जाता है। तरल हो अपने से होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। कुछ ऊंचाई से छोड़ी गई वस्तु जमीन पर गिरने की ओर प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो स्टेटमेंट है ये इन्फ्रेंशियल नहीं है, इसको आप याद रखना कि जब हम किसी ऊंचाई से मतलब कोई वस्तु छोड़ी जाती है तो जमीन पर गिरने की ओर प्रवृत्ति होती है, लेकिन यहाँ पे मतलब कोई इमेजिनेशन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉट इन्फरेंशियल यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इसको जो है आप याद रखना। 86 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअल सीक्वेंस इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, यानी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में कौन सा सीक्वेंस सही है ये हमको बताना है। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, हाइपोथेसिस, एनालिसिस, कंक्लूजन। आप खुद सोचिए, कोई भी चीज हो
तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ है तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे, मतलब कोई भी चीज़ जब हम पहले देखेंगे तो सबसे उसके बाद हमारे दिमाग में आएगा, मतलब उसके बारे में हम कोई एक कल्पना करेंगे, एक हाइपोथेसिस बनाएंगे अपने मन में कि ये चीज़ ऐसे रहा होगा, ऐसा कुछ। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए इवोल्यूशन की, तो हमने देखा कि धरती बन गई, धरती पे जीव भी रह रहे हैं, तो ये धरती बनी कैसे, मतलब हमने धरती को पहले ऑब्जर्व किया, ठीक है, फिर हमने हाइपोथेसिस लगाई, कल्पना किया, अच्छा धरती कुछ इस तरह से बनी होगी, यानी हाइपोथेसिस। उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए कि क्या मतलब जो हम सोच रहे हैं वो सही है कि नहीं सही है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट के बाद एनालिसिस किए गए, फिर कंक्लूजन निकाले गए। तो इस तरह से जो है सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, पहले सबसे पहले हम चीज़ों को देखते हैं, फिर कल्पना करते हैं, फिर उस जो कल्पना करते हैं उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है या नहीं। उसके बाद उसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम किसी निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। Which of the following students least likely to elicit alternate conception or in science? यहाँ पे हमको क्या पूछा जा रहा है, शिक्षार्थियों में विज्ञान संबंधित अवधारणाओं की पहचान कर पाने में निम्नलिखित में से किसकी संभावना सबसे कम है? चित्र, नैदानिक प्रश्नोत्तर, जांच सूची या फिर समूह में विचार विमर्श। तो फ्रेंड्स याद रखना, शिक्षार्थियों में विज्ञान संबंधित वैकल्पिक अवधारणा के पहचान के लिए यहाँ पे चित्र या फिर नैदानिक प्रश्नोत्तर या फिर समूह में विचार विमर्श, ये सब क्या होते हैं, सहायक होते हैं। लेकिन जो जांच सूची होती है यहाँ पे ये मतलब इसकी संभावना सबसे कम होती है। जांच सूची क्या होगा, चेकलिस्ट, तो जो चेकलिस्ट होती है उसकी संभावना यहाँ पे सबसे कम होती है, जिससे मतलब विज्ञान संबंधित जो अवधारणाएं हैं उसका पहचान कर सके स्टूडेंट। तो यहाँ पे जांच सूची जो है इसका लीस्ट, हम बोल सकते हैं कि लीस्ट पॉसिबिलिटी है, जबकि चित्र या फिर डायग्नोस्टिक क्वेश्चन पेपर मतलब क्वेश्चंस, या फिर यहाँ पे समूह में विचार विमर्श यानी ग्रुप डिस्कशन, तो यहाँ पे सबसे कम संभावना किसकी है, जांच सूची की। फिर आता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिजायरेबल एक्टिविटीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइंस टीचिंग लर्निंग एक्सेप्ट। यहाँ पे बोला जा रहा है विज्ञान शिक्षण अधिगम के संबंध में निम्नलिखित सभी गतिविधियां स्वीकार्य हैं सिवाय इसके, यानी यहाँ पे क्या नहीं किया जा सकता, सहयोग और विमर्श के माहौल को प्रोत्साहित करना, शिक्षण अधिगम के लिए विविध गतिविधियों तथा कार्यकलापों का उपयोग करना, अन्य सभी विषयों की तुलना में विज्ञान विषय की श्रेष्ठता को स्वीकारना या फिर समता और सुगमता को सुनिश्चित करना। तो यहाँ पे सिवाय पूछा है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है अन्य सभी विषयों की तुलना में विज्ञान विषय की श्रेष्ठता को स्वीकार करना, हम यहाँ पे किसी एक विषय को श्रेष्ठ मान लें, अन्य को नकार दें, तो ये जो है हम ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा, विज्ञान शिक्षा अधिगम के संदर्भ में कौन सी गतिविधियां स्वीकार नहीं है, हम जो है केवल विज्ञान को ही श्रेष्ठ मान लें ऐसा नहीं कर सकते, ये हम स्वीकार नहीं कर सकते। नेक्स्ट है व्हाइल एक्सप्लेनिंग इवापोरेशन अ टीचर मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वाटर इवापोरेट, मिल्क इवापोरेट, ऑयल इवापोरेट, देयरफॉर ऑल लिक्विड इवापोरेट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लेकिन मतलब यहाँ पे एक टीचर है जो कि इवापोरेशन पढ़ा रही हैं और उसके पहले वो क्या करती हैं, बहुत सारे जो है एग्जाम्पल लेती हैं, जैसे मतलब जल भी वाष्पित हो गया, दूध भी वाष्पित हो गया और तेल भी वाष्पित हो गया, तरल भी वाष्पित, मतलब इन सब से मतलब जल, दूध, तेल ये सब क्या है, लिक्विड हैं। तो उन्होंने बताया कि मतलब जब सारी चीज़ें वाष्पित हो रही हैं यानी जो तरल है वो वाष्पित हो जाते हैं, उन्होंने ऐसा निष्कर्ष निकाला। तो लेकिन उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उदाहरण लिया, सबसे पहले उन्होंने उदाहरण लिया, उसके बाद लास्ट में उन्होंने बोला कि जो सभी तरल हैं वाष्पित हो जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, एग्जाम्पल लिया। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है यह उदाहरण है आगमन का। निगमन में क्या करते हैं, सबसे पहले नियम बताते हैं फिर उदाहरण लेते हैं। क्वेश्चन 19, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ साइंस। साइंस के टीचिंग लर्निंग के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमको यहाँ पे बताना है। साइंस इज मीन्ड फॉर अ चूजन फ्यू, यानी जो विज्ञान है वो कुछ चुनिंदा लोगों के लिए बना है, यानी कुछ लोगों के लिए है। ऐसा है क्या कि मतलब साइंस
कुछ लोगों के लिए बना है, ऐसा तो कुछ नहीं है। टीचर्स शुड सेट लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ रूरल बैकग्राउंड्स। साइंस बेनिफिट्स बाय इंसाइट फ्रॉम पीपल विथ वेरिड बैकग्राउंड। बॉयज आर इनहेरेंटली बेटर देन गर्ल्स एट साइंस। देखिए, टीचर्स शुड सेट लो एक्सपेक्टेशन, यानी बोला जा रहा है कि जो रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, टीचर को उनसे कम एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, कम उम्मीद रखना चाहिए। क्यों भाई? वो स्टूडेंट नहीं है, उनमें दिमाग नहीं है? है, बिल्कुल है, वो भी स्टूडेंट है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों करेंगे कि किसी से कम किसी से ज़्यादा? इक्वल रहेंगे ना वहाँ पे। और यहाँ देखिए, बॉयज आर इनहेरेंटली बेटर देन गर्ल्स एट साइंस। जो लड़के होते हैं जन्म से ही लड़कियों से ज़्यादा अच्छे होते हैं साइंस में। ऐसा है क्या? ये तो मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप हो गया, तो ये भी रॉन्ग हो गया। हमको बताना है क्या ट्रू है टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में साइंस के। साइंस बेनिफिट्स बाय इनसाइट फ्रॉम पीपल विथ वेरीड बैकग्राउंड, यानी डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों को ये बेनिफिट देती है, तो ये बिल्कुल सही है। हिंदी देखिए, विज्ञान कुछ लोगों के लिए है, नहीं। ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए शिक्षकों को कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। लड़कियों की तुलना में लड़के जो है विज्ञान में बेहतर होते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप। विविध पृष्ठभूमियों के लोगों के विचारों से विज्ञान को लाभ होता है, ये बिल्कुल सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारे जो है डिस्कस हो जाते हैं 90 क्वेश्चन। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। देखिए, यहाँ पे मुझे आपसे एक बात बोलनी है, प्लीज़ अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो अपना फीडबैक देना मत भूलना। फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ एक थम्स अप तो बनता ही है ना यार, एक थम्स अप जरूर दे देना, बाकी कुछ मत लिखना। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।